तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें हम लोग उनकी दो कविता पढ़ेंगे, एक उत्साह और एक अट नहीं रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम लोगों ने परिचय ले लिया है, तो सीधे हम लोग पाठ परिचय की ओर चलते हैं। ठीक है। पाठ परिचय। पाठ परिचय ये रहा। सबसे पहले उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब, आह्वान का मतलब होता है हम जब लोगों से कुछ कहते हैं कि ऐसा करो। ठीक है ना। आह्वान का मतलब होता है जब हम लोगों को पुकार कर कहते हैं कि ऐसा करो। ठीक है ना। आह्वान का मतलब क्या होता है? हम बुलाकर अगर किसी को कहें, चिल्लाकर अगर किसी को कहें, जोर से अगर किसी को कहें कि ऐसा करना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं। तो लोगों के अंदर वो उत्साह बढ़ने का कार्य कर रहा है। कैसे उत्साह? उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, तो वो चाहते थे कि लोगों में भी ये भावनाएं जागृत हों और वो भी देश की आजादी के लिए सोचें। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये भाव है कि वो चाहते थे कि उस समय के जितने भी रचनाकार हैं, वो रचनाकार ऐसी रचना करें जिस रचना के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति की भावना जागृत हो जाए, और वो लोग भी क्रांति में अपना सहयोग दें और देश को आजादी दिलाने में जो है अपना हाथ बटाएं। ठीक। तो पहली जो कविता है वो है उत्साह। उसका पाठ परिचय है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। यानी बादल एक प्रतीक रूप है। बादल के माध्यम से वो लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। बादल एक प्रतीक रूप है, बादल के माध्यम से। तो बादल निराला का प्रिय विषय है। हमेशा से वो बादल के ऊपर बहुत कुछ लिखे हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। यानी बादल जब आता है तो क्या होता है? जो लोग प्यासे होते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं, तो उनको प्यास, उनकी प्यास बुझाता है और उन्हें ठंडक और राहत पहुंचाता है। ठीक है ना। तो दूसरी ओर क्या है? तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए। अब नई कल्पना क्या है? जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद लोगों में एक उमंग, एक नया जोश आता है। ठीक है ना। उसको कहा गया है एक नया जोश, एक नई उमंग। तो ऐसा लगता है एक नई सोच लोगों में आ जाती है। के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। विप्लव मतलब, विप्लव का मतलब होता है बहुत ज्यादा हरियाली फैल जाना। ठीक है ना। समृद्धि, वैभव, समृद्धि जिसको हम कहते हैं। ठीक है। विप्लव। तो अंकुर के लिए विध्वंस है। अब मान लीजिए नई कल्पना और नए अंकुर के लिए, अब एकदम नया नया पौधा है, उस पर बारिश हो जाए तो वो विध्वंस हो जाता है। ठीक है ना, बर्बाद हो जाता है। ठीक। क्योंकि एक नया पौधा है, उस पर जोर से अगर पानी गिराया जाए तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है, और वहीं दूसरी ओर क्रांति चेतना को भी संभव करता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। जीवन, वो जीवन को केवल जीवन नहीं समझता, वो ये नहीं समझते हैं, यानी कभी ये नहीं समझ रहे हैं कि जीवन का मतलब केवल जीवन होता है। वो जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल जिए जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर वही काम कर रहे हैं। नहीं, जीवन का एक बहुत बड़ा व्यापक रूप होता है। हम अगर कभी एकांत में सोचे कि हम क्यों जीते हैं, आखिर हमारा जीवन क्यों है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है ना। उसके कई आपको कारण मिलेंगे, कई उद्देश्य मिलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जीवन। कविता में ललित कल्पना, ललित मतलब होता है मन को भा लेने वाला। ठीक है ना। कविता में ललित कल्पना यानी ऐसी कल्पना वो करते हैं जो कि मन को भा लेता है, अच्छा लगता है, और क्रांति चेतना दो। एक ओर तो बहुत अच्छी कल्पना है और दूसरी ओर क्रांति की भावना भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी समाज में अगर क्रांति लाना है तो साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से क्रांति को लाया जा सकता है। ठीक है ना। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं, और इसी को, ऐसी ही परिस्थिति को नया जीवन कहते हैं, नूतन जीवन कहते हैं, नव जीवन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो पहली कविता के बारे में था। तो पहली कविता के बारे में हमने पढ़ लिया, अब सीधे पहली कविता पे चले जाते हैं, फिर दूसरी कविता का परिचय लेंगे, तो दूसरी कविता पे जाएंगे। ठीक। तो चलिए, पहली कविता, उत्साह। देखिए यहाँ पर बादल बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर कवि क्या चाहते हैं? कि लोगों को उत्साहित करें। जिस प्रकार से बादल लोगों के अंदर उत्साह भर देता है, बहुत गर्मी है और अचानक अगर बादल घेर ले और बारिश होने वाली हो, तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। तो वो क्या कहते हैं? बादल गरजो। मैंने अभी आपको क्या कहा था? बादल किसका प्रतीक है? बादल यहाँ उन पीड़ित और उत्साहित जनों को भी प्रदर्शित करता है कि जिसकी वो प्यास बुझाता है। बादल क्या करता है? पीड़ित और शोषित लोगों की प्यास बुझाता है। तो यहाँ उत्साह, उत्साहित कर रहे हैं। तो बादल क्या कर रहा है? बादल लोगों की प्यास बुझा रहा है, बादल लोगों को ठंडक पहुंचा रहा है, बादल लोगों को राहत पहुंचा रहा है।
ठीक है ना। ठीक उसी तरह इनकी कविता भी क्या कर रही है, लोगों को राहत पहुंचाती है। और इनकी क्रांति भावना, इनकी सोच भी अगर लोगों ने अपना लिया तो आजादी मिल जाती। ठीक है ना। अब केवल आजादी की तो बात है नहीं, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था। साथ ही साथ वो यह भी चाहते हैं कि तत्कालीन रचनाकार, यानी उस समय के जितने भी रचनाकार थे, वो ऐसी कविता की रचना करें, ऐसी कोई रचना, कब कोई जरूरी नहीं, कविता, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, चाहे कोई भी हो, जीवनी, आत्मकथन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो चाहते थे कि रचनाकार ऐसी रचना करें जिससे लोगों के अंदर क्रांति की भावना जागृत हो और लोग देश को आजाद करने में अपना सहयोग दे सके। तो वो कहते हैं बादल गरजो। अब बादल किसको कहा गया है? बादल, वो कहते हैं उन विचारों को, उन क्रांति भावना को, ठीक है ना। बादल उस समय के लोगों को भी कहते हैं, उस समय के रचनाकारों को भी कह रहे हैं। तो बादल गरजो, अब मैं दोनों भाव बताता हूँ। सिंपल पहले बादल का समझिए, जो सामान्य अर्थ होता है, जिसको हम शब्दार्थ कहते हैं, और एक होता है भावार्थ। तो सबसे पहले शब्दार्थ सीख लेते हैं। बादल गरजो सिंपल, अगर है बादल को कह रहे हैं कि गरजो, घेर घेर घोर गगन, पूरा गगन को घेर लो। और धराधर, ओ धराधर मतलब हे बादल तुम, ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले काले घुंघराले, यानी ऐसा लगता है कि जैसे घुंघराले बाल हो। बाल कल्पना, यानी अभी लगता है नूतन कल्पना, एक नई कल्पना को लिए हुए हो। कैसे पाले, ऐसा लगता है कि तुमने अभी नई कल्पना को पाला है, यानी कि अभी तुम बरसने ही वाले हो, अभी जस्ट जस्ट क्या है, काले बादल अभी घिरे हैं, तो बारिश होने वाली है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि क्यों कहा गया है? क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो कहाँ से कड़कती है? बादल के टकराने से। तो ऐसा लगता है कि बादल ने अपने हृदय में विद्युत छवि रखी हुई, यानी बिजली रखी हुई। ठीक है ना। कवि नवजीवन वाले, जिस प्रकार कवि जो है लोगों के अंदर नवजीवन भरते हैं, ठीक है ना, अपनी क्रांति भावना से, अपने आक्रोशित, माने आक्रोश भरे विचारों से, आक्रोश भरे शब्दों से, अपने क्रांति भावना से, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार बादल भी क्या करता है, जिस प्रकार बादल अपने हृदय में बिजली की भांति, यानी बिजली को बसाए रखता है, बिजली को अंदर रखे समेटे रखता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी क्या करते हैं, अपने अंदर क्रांति भावना को, लोगों को उत्साहित करने के लिए नए नए विचार को रखते हैं। ठीक है ना। वज्र छिपा, जिसमें वज्र छिपा होता है, नूतन कविता। और एक जिस प्रकार बादल में वज्र छिपा होता है, यानी बिजली छिपी होती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में क्या होती है, कविता छिपी होती है। ठीक। फिर भर दो, फिर से भर दो, बादल गरजो, यानी फिर से हमारे अंदर जो वो क्रांति भावना, देखिए सामान्य अर्थ में देखें तो जो हम लोग बहुत ज्यादा हताश, निराश और गर्मी से परेशान थे, तो हे बादल, तू मेरी परेशानी और मेरी हताशा, मुझे मतलब मेरे अंदर की हताशा, परेशानी, उसको दूर कर दो। ठीक उसी प्रकार कवि क्या कह रहे हैं, कि कवि क्या कर रहे हैं, कि कवि कह रहे हैं कि हे रचनाकार, तुम क्या करो, ऐसी रचना करो कि लोगों के अंदर जो निराशा भावना आ गई है कि अब वो आजाद नहीं हो सकते, उनमें एक क्रांति भाव, और लोगों को ये लगे कि नहीं, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश को आजादी दिला सकते हैं। और उस समय के रचनाकारों को क्या कह रहे हैं, कि उस समय के रचनाकार ऐसी रचना करें जिसकी वजह से लोगों के अंदर क्रांति की भावना आए। क्लियर। आगे, विकल विकल, यानी व्याकुल थे सब लोग, बहुत व्याकुल थे, उन्मन थे, किसी को मन नहीं लग रहा था, उन्मन थे, उन्मन। विश्व के निदाग, यानी विश्व में पूरी गर्मी छाई हुई थी, एकदम बहुत गर्म था। कि सकल जन, जितने लोग थे जिसके अंदर एकदम माने हताशा, निराशा और एकदम इतनी गर्मी थी कि लोग परेशान थे। विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से, और ये बादल कहाँ से आते हैं पता नहीं, अज्ञात दिशा से आते हैं, अनंत के घन, और जिसमें अनंत घन होते हैं, यानी अनंत होते हैं, बादल को आप नाप नहीं सकते। ठीक है ना। तप्त धरा, ये जो धरती तप रही है, जल से फिर तुम क्या करो, अपने शीतल कर दो, अपने जल से उसको शीतल कर दो, मतलब ठंडा कर दो। बादल गरजो, यानी एक तरफ तो वो बादल को कहते हैं कि हे बादल, तुम जो हताश, निराश, प्यासे और गर्मी से परेशान जितने लोग हैं, उनकी हताशा को दूर करो, उनको शीतलता प्रदान करो, अपनी वर्षा से शीतलता प्रदान करो। ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर कवि का क्या कहना है, कि उस समय के जितने रचनाकार हैं ऐसी रचना करें जिस रचना की वजह से लोगों के अंदर क्रांति की भावना आ जाए। लोग जो अब हताश, निराश हो चुके हैं कि अब वो आज़ादी नहीं मिल पाएगी, लेकिन उनके अंदर ऐसी क्रांति भावना भर दो कि वो भी देश को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग करें, और उनको ऐसा लगे, उनकी उम्मीद फिर से जाग जाए कि हमारा देश जरूर आज़ाद हो। और कहीं ना कहीं देखिए आज हम लोग आज़ाद हैं। समझ में आया? तो इस पार्ट में यही है, एक तरफ बादल को कह रहे हैं, बादल क्या कर रहा है,
मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बादल गर्मी से लोग जो परेशान है, हताश है, निराश है, ठीक है ना, उनकी जो व्याकुल है उसकी व्याकुलता को दूर करता है। बारिश होने के बाद पानी से ठंडक पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर रचनाकार अपनी रचना से लोगों को अपने विचारों से ठंडक पहुंचाते हैं, उनके अंदर जोश उत्पन्न करते हैं, ताकि वो देश के लिए आगे बढ़े, देश के लिए सोचे, देश को आजादी दे। सबको समझ में आया? ये कविता समझ में आई? कहीं कुछ पूछना है? देखिए भाव समझिए, जल्दी बताइए। अरे समझ में आया? जो बोल सकते हैं बोल भी सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कविता की ओर चलते हैं। देखिए, अगर आपने कक्षा में सुना होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक तरफ बादल है, जो गरीब माने गरीब हैं, जो गर्मी से परेशान है, व्याकुल है, उनकी व्याकुलता को और उनकी गर्मी को दूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कवि ये चाह कह रहे हैं कि जितने उस समय के रचनाकार हैं ऐसी रचना करें जिस रचना की वजह से लोगों के अंदर क्रांति भरे, और जो लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, और लोगों के मन में ये आ गया था कि अब लगता है आज़ादी नहीं मिलेगी, तो उनके अंदर एक नया जोश भर दे, एक नई कल्पना भर दे कि नहीं, हमारा देश आज़ाद हो सकता है और होके रहेगा, और हुआ। समझ में आया? तो कैसे? उस समय के रचनाकार यदि अच्छी रचना करें, जोशीले, उत्साहवर्धक, ठीक है ना। तो चलिए अब सीधे हम लोग अगली कविता की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय लेते हैं। तो दूसरी कविता है अट नहीं रही। तो अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण कार्तिक अगन पौष माघ फाल्गुन। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है ना। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पौष माघ फाल्गुन बोलते हैं ना। तो फाल्गुन कब आता है? बोल रहा है कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ, माघ के बाद ही फाल्गुन आता है। फाल्गुन, ठीक है ना, जिसको हम फागुन भी कहते हैं। तो अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करता है। फागुन मास में एक ऐसी मादकता होती है कि लोगों को वो आकर्षित करती है अपनी ओर। कवि फागुन की सर्वव्यापकता सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। कहते हैं ना, फाल्गुन कब आता है? मार्च के महीने में, जब हम लोग, जिसको हम बसंत ऋतु कह सकते हैं, वो फाल्गुन का महीना होता है जब वसंत ऋतु आती है। और उसमें आपने ध्यान दिया होगा, सभी तरफ नए नए पत्ते, नई नई पत्तियां, फूल, खुशबू ही खुशबू और सुंदरता ही सुंदरता। ऐसा लगता है कि सब लोग एकदम फ्रेश, बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना। तो ये उसकी मादकता है। मादकता माने नशा है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब, अब याद रखिए, जब हमारा मन प्रसन्न होना तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब मन दुखी हो ना, तो हमारा बेस्ट चीज भी हमको अच्छा नहीं लगता, हमारा फेवरेट चीज भी हमें अच्छा नहीं लगता। याद रखिए, तो मन का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फाल्गुन की स्वाद सर्वव्यापकता, सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। सर्वव्यापक मैंने सबको पता है, यानी सभी जगह। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। देखिए सच्चाई ये है कि जब इंसान सुन माने खुश रहता है, ठीक है ना, तो उसको हर तरफ सब कुछ अच्छा लगता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया, यानी मन को हर लेने की इतनी अच्छी कविता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कविता में क्या है। अब ये अट नहीं रही, क्या नहीं रही, मैंने आपको क्या बताया था? अट नहीं रही का मतलब क्या होता है? अट नहीं रही है का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अट नहीं रही है का मतलब क्या होता है, बताइए फटाफट, कोई भी बता दीजिए। विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। अट नहीं रही है का मतलब होता है विश्वास नहीं हो रहा है। यानी कवि ने जैसा सोचा था कि प्रकृति इतनी सुंदर होती है, तो जैसा उन्होंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक सुंदर है, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं? अट नहीं रही, यानी विश्वास नहीं हो रहा। तो क्या विश्वास नहीं हो रहा? सुनिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। वो बोल रहा है कि अट नहीं रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रकृति इतनी ज्यादा सौंदर्य, माने प्रकृति में इतना सौंदर्य है, सौंदर्य वर्धक है। आभा फागुन की, आभा मतलब होता है चमक, आभा फागुन की यानी फाल्गुन की जो चमक होती है ना, वसंत ऋतु में जो चमक होती है चारों तरफ, तन सट नहीं रही है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना खूबसूरत वसंत ऋतु होता है, फाल्गुन का महीना होता है, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो,
अब इसको यानी फाल्गुन के महीने को और वसंत ऋतु को एक तरह से क्या बना दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया, उसे मानव के रूप में बता दिया गया और कहा गया है कि उस समय फाल्गुन मानो जब सांस ले रहा हो तो खुशबू आ रही हो। कैसे? क्योंकि फाल्गुन के महीने में चारों तरफ फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू होती है, सारी नई पत्तियां होती हैं। तो ऐसा मानो कि जब फाल्गुन का महीना या वसंत ऋतु सांस लेती है तो घर घर भर देती है, अर्थात खुशबुओं से। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जब इतनी अच्छी खूबसूरत वादियां हम देखते हैं, इतनी अच्छी खुशबू देखते हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता है। हम हवा में उड़ने लगते हैं, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? पर कर देते हो, ऐसा लगता है कि हमें पंख लग गया हो और हम लोग पंख लगाकर उड़ने को तैयार हो, तत्पर हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, इतनी खूबसूरत, इतना आकर्षक है कि मैं चाहता भी हूं कि आंखें हटा लूं वहां से, लेकिन आंखें हटती नहीं है। क्योंकि फाल्गुन का महीना इतना सुंदर होता है कि चारों तरफ खूबसूरत वादियां ही होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना? चारों तरफ पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। चारों तरफ पत्तों से, जो नई नई पत्तियां आती है तो पत्तों से सारी डालें जो है लदी हुई होती हैं। और कहीं हरी पत्तियां होती है तो कहीं लाल। लाल क्यों? क्योंकि नई नई जो पत्तियां होती हैं वो लाल होती हैं, और जब थोड़ी बड़ी हो जाती है पत्तियां तो वो हरी हो जाती है। समझ में आया? तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में। उर मतलब हृदय में, ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में पड़ी हो मंद गंध पुष्प माल, यानी पुष्प माला हमने पहनी हो। हमने मतलब यहाँ पर वसंत ऋतु को कहा गया कि मानो ऐसा लगता हो कि वसंत ऋतु ने माला पहनी हो, और हृदय के पास, माने माला हम पहनते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पहनते हैं तो हृदय के पास से खुशबू आ रही हो, मंद मंद पुष्प माल। मंद गंध मतलब एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आती है। और जब एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है लाइट। ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो बहुत ज्यादा लगता है, हम सह नहीं पाते। लेकिन अगर लाइट है, एकदम भीनी भीनी खुशबू आ रही है तो बहुत मजा आता है। तो वही बोल रहा है, कहीं हरी कहीं लाल पत्ते तो है लदे हुए, कहीं पड़ी है उर में। ऐसा लगता है कि वसंत के हृदय में, यानी फाल्गुन महीने के हृदय में क्या है, मंद गंध पड़ी हो। मंद गंध मतलब एकदम भीनी सी खुशबू, और चारों तरफ पुष्प की माला हो, बिखरी हो। अर्थात ऐसा लगता है कि मानो फाल्गुन के महीने ने और वसंत ऋतु में उसने क्या किया हो, माला पहन ली हो, और जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। ठीक है ना? पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट, पाट पाट मतलब हर एक अंग अंग। पार्ट पार्ट मतलब यहाँ पार्ट पार्ट होता है, माने हर एक अंग शोभाश्री, बहुत ही शोभाश्री यानी आकर्षक दिख रही है। शोभाश्री माने होता है आकर्षक। यानी वसंत ऋतु और फाल्गुन के महीने का वसंत ऋतु का वो जो चारों तरफ का दृश्य है ना, वो एक एक दृश्य क्या हो रहा है, शोभाश्री, शोभनीय है, अर्थात अत्यधिक आकर्षक है, पट नहीं रही। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना आकर्षक है, क्योंकि मतलब कवि ने सोचा था कि सुंदर तो होती है वसंत ऋतु, फाल्गुन का महीना सुंदर तो होता है, लेकिन इतना सुंदर होता है मुझे अब पता चला, और मुझे पट नहीं रही है। अर्थात यह उनकी जो सोच थी और जो वास्तविकता है उसमें कोई मेल नहीं खा रहा है, यानी मेल ही नहीं है। यानी जो कवि ने सोचा था कि इतनी सुंदर होती है वादियां, ठीक है ना, वसंत ऋतु में या फिर फाल्गुन के महीने में, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी ज्यादा अधिक भी सुंदर हो सकती थी। यानी पट नहीं रही है, अर्थात मेरे विचार और वास्तविकता जो है दोनों के साथ कोई मेल नहीं होगा। सबको समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछिए। सबको समझ में आया? बोलिए। ये कविता सब यस सर। सर सेकंड सेकंड लाइन। हाँ बोलिए, जिसको जहां पूछना है सर पूछ। सर सेकंड पैराग्राफ का 4 लाइन। लाइन, कहीं सांस लेते हो, यानी फाल्गुन के महीने में जो वसंत ऋतु होती है, तो मानो कि वसंत ऋतु जो है वो सांस जब लेती है तो क्या होता है, घर घर भर देती हो, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय नए नए फूल, नई नई पत्तियां, सब कुछ आती हैं तो खुशबू से भर जाता है घर और आंगन, पूरा सब कुछ, चारों तरफ की वादियां। और जब वो इतना खूबसूरत दिखने लगता है, जब इतनी खुशबू आती है अच्छी, तो उड़ने को नभ में तुम, ऐसा लगता है कि तुम, ऐसा लगता है कि उस वसंत ऋतु ने, उस फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु ने क्या किया, हमें पर दे दिया। पर मतलब हमें पंख दे दिए और हम उड़ने के लिए तत्पर तत्पर हो, यानी ऐसा लगता है कि अब उड़ जाएंगे हम। इतना मतलब उड़ जाने का मतलब यहाँ उड़ जाना नहीं होता है, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा खुशी होना। ठीक है ना? बहुत ज्यादा खुश होना। कहते नहीं है आप लोग आपस में बात करते हैं, नहीं ज्यादा उड़ मत, ज्यादा ज्यादा मत उड़ो हवा में,
कहने का मतलब है कि यहाँ ज्यादा खुश मत हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मतलब इतनी ज्यादा खुशबू और इतना खूबसूरत वादी होता है, यहाँ वादियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि ऐसा लगता है कि मानो लोगों के पंख लग गए हों, कवि के पंख लग गए हों और वो उड़ने के लिए तत्पर हो, यानी अब उड़ जाएंगे वो नभ में। चलिए और बताइए, और कहाँ पूछना है? और कुछ? और कहीं कुछ पूछना है? दो कविता है, उत्साह और अट नहीं रही, दोनों में से कुछ पूछना है तो पूछ बोलिए जल्दी। नहीं तो समझ में आ गया तो वो भी बताइए। कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कहीं कुछ पूछना है? आस्था, कुमार, चैतन्य, मु, मुकद्दस, ऋतिक राज, शाल्वी, सिमरन और सनी, इतने लोग हैं। अब बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो बहुत अच्छी बात। फर्स्ट आस्था पूछ रही है सर, फर्स्ट तीनों लाइन। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। अट नहीं रही है यानी विश्वास नहीं हो रहा है कि फाल्गुन के महीने में बसंत ऋतु इतना खूबसूरत होता है। आभा यानी उसकी चमक, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी उसकी चमक इतनी है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वास्तविकता, वास्तव में फाल्गुन का महीना या फिर हम कहें बसंत ऋतु इतनी खूबसूरत होती है, इतना आकर्षक होता है, इसका मतलब। ठीक है ना? और बोलो। और कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सबको ये दोनों कविता समझ में आ गई? इसका भावार्थ लिख पाइएगा अपने शब्दों में? इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिख के लाइएगा। ठीक है? हाँ, अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, मैंने जो समझाया बस वही। सिंपल, ज्यादा नहीं, ज्यादा से 8 से 10 लाइन में एकदम हो जाएगा। ओके, तो चलिए, और कुछ पूछना है कि मैं? चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्या कहते हैं? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। अब वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है? ठीक है। बोल दीजिए। यस सर, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके, और हम अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।